इंतजार की घड़ियां खत्म, बड़े केस के बड़े फैसले का वक्त आ गया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कुछ ही देर बाद सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में जेरे समात रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला 21 जून को महफूज किया था। बड़े केस के फैसले के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं। पुलिस और एफसी के 1000 जवान हैं जो कि ड्यूटी पर मामूर है। रेड जोन की सिक्योरिटी को मजीद हाई अलर्ट कर दिया गया है। शाहराह दस्तूर की भी एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। कैदियों की वैन्स भी शाहराह दस्तूर पर पहुंचा दी गई हैं, जबकि गैर मुतल्लिक अफराद और सियासी कारकुनान का रेड जोन में दाखिला बंद कर दिया गया है। मीडिया नुमाइंदों समेत रेड जोन जाने वालों को शनाख्त के बाद इजाजत मिलेगी। उधर बड़े फैसले से कबल इलेक्शन कमीशन का कोर्ट रूम खुल गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। नैयर अली हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर अली, अपडेट कीजिएगा, क्या मालूमात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल शुमाइला, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाया जाना था और इस सिलसिले में इस वक्त जो है वो कमरा अदालत खुल चुका है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी जो कमीशन है वो इस केस का फैसला सुनाएगा। और आपको ये भी बताते चलूं कि ये 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में ये ममनुआ फंडिंग का केस जो है वो जेर समात रहा है और 21 जून को इसी 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला जो है वो महफूज किया गया था और आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाना है। और 14 नवंबर 2014 को पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में केस दायर किया गया था। इस वक्त की जो सूरत हाल हम यहाँ देख रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर अकबर एस बाबर जो कि दरख्वास्त गुजार भी हैं इस केस के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने पहुंच कर जो है वो आपसे चंद लम्हे का मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उनको ये कहना है कि आज इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाएगा। तारीखी दिन उन्होंने आज के दिन को करार दिया है और उनका ये भी कहना है कि ये जंग हक और सच की थी। उम्मीद है कि आज सच और आज की जीत होगी। अगर आज उनके हाथ में फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने ये यहाँ पर ऐलान भी किया है और उनका ये भी कहना था कि 8 साल पहले भी 2 रकत पढ़ के निकला था, आज भी पढ़ के निकला हूँ। और उन्होंने इस तवक्को का, इस उम्मीद का इजहार भी किया अकबर एस बाबर ने कि इमरान खान या तो आज क्लीन बोल्ड होंगे या फिर ट्रिप में उनका चार्ज आउट होगा। तो यहाँ पर पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के बड़े फैसले का सभी इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताऊं कि पीटीआई की जानिब से कोई रहनुमा जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन इस फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है ये ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनने के लिए नहीं पहुंचा है। और इस केस की शुमाइला, अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो 2014 में ये जो है ये केस दर्ज किया गया था ममनुआ फंडिंग का। और उस वक्त जब शुरू हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के अकाउंट की जांच पड़ताल की दरखास्त दायर की गई थी पीटीआई के बानी जबकि मुनारिफ रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से। और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर और पॉलिटिकल पार्टीज रूल की शिक 6 के तहत ये दरखास्त जो है वो दायर की गई थी और दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ममनुआ ज़राए से तहरीक इंसाफ की जानिब से फंड इकट्ठे किए गए और कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, इस पर कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की तरह 14 और 15 के तहत कार्रवाई की जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन में केस की अब तक 90 से ज्यादा समातें हो चुकी हैं। 30 से ज्यादा मौके पर पीटीआई ने वकला की सेहत, बैरूनी दौरों और दीगर मसरूफियात के बायस इल्तवा की दरखास्त दायर की है। जबकि 6 मरतबा से ज्यादा पीटीआई ने दरखास्तों की नाकाबिल समात होने की दरखास्तें भी दायर की हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के वकला से मुताल्लिका दस्तावेजात जमा कराने के 21 अहकाम अब तक जारी किए हैं, जबकि पीटीआई ने केस में 8 वकला तब्दील किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2018 में पीटीआई के माली अमूर की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम की। स्क्रूटनी कमेटी के लगभग 95 इजलास हुए, जिसके बाद कमेटी को 1 वक्त का टाइम दिया गया काम करने के लिए। ताहम इल्तवा की दरखास्तों और दीगर वजूहात के बाद कमेटी ने 4 साल के अरसे में अपना काम मुकम्मल किया। स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2022 में अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जमा कराई है और स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ की फंडिंग में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों और बैरून मुल्क से फंडिंग का इंकशाफ किया। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर तहरीक के वकला ने दलाइल भी दिए हैं और 8 साल से जारी केस को अब मुंतवी अंजाम तक पहुंचाने के लिए
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल को हुक्म दिया कि कमीशन 30 रोज के अंदर अंदर केस का फैसला सुनाए। उसी अदालती हुक्मनामे पर इलेक्शन कमीशन ने केस की रोजाना की बुनियादों पर समाअत का फैसला किया और 21 जून को ये फैसला महफूज कर लिया गया है। तो आज मायना वो अहम दिन है जब चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी जो कमीशन है वो इस केस का फैसला सुनाएगा। इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, दाखिली और खारजी रास्तों पर शदीद चेकिंग की जा रही है। सिर्फ मालदला रोड का वाहिद वो रास्ता है जो खुला रखा गया और वहां से ही तमाम जो कंसर्न लोग हैं सिर्फ उनको आने की इजाजत दी जा रही है। वो कंसर्न वकला जो कि इस केस में पैरवी कर रहे हैं सिर्फ उनको जो है वो कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा बाकी तमाम वकला को बाहर रहने के लिए कहा गया है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी के जवान जो है वो इस वक्त ड्यूटी पर अंजाम देने की शुमाइला। ठीक है, लेकिन अहम समात है, नजरें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, रेड जोन पर हाई अलर्ट है। इस वक्त भी आप सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं और लम्हा व लम्हा हमें अपडेट कर रही हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाए जाने का। अब जबकि वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा है और फैसले की घड़ियां करीब आती जा रही हैं, ये बताइएगा कि कौन से अहम रहनुमा इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं? जी बिल्कुल सुमाइला, इस वक्त जो है वो अब से चंद लम्हे कबली अकबर बाबर के वकील जो हैं वो भी अदालत में यहाँ पर पहुंच चुके हैं इलेक्शन कमीशन में। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जो दीगर जो रहनुमा जिनके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज पीटीआई के रहनुमाओं की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन पीटीआई के रहनुमा हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा भी अभी तक जो है वो वक्तन फवक्तन वकला की बड़ी तादाद पहुंच रही है, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी शख्सियत हमें यहाँ पर शख्सियत दिखाई नहीं दी है। तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी की वजह से लोगों को पहुंचने पे भी मुश्किलात का सामना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाहिद एक मागला रोड का रास्ता है जो कि खुला रखा गया है और उसके अलावा तमाम रास्तों को बंद किया गया है। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का अहाता है, इवन वहां पर भी जो है वो सब चेकिंग के बाद और कार्ड चेक करने के बाद सिर्फ मुतल्लिका लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, गैर मुतल्लिका लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस कमरा अदालत में एक बड़ी तादाद जो है वो कंसर्न लोगों की पहुंच चुकी है, लेकिन कमरा अदालत के अलावा जो है वो बाहर जो है वो लोगों को रुकने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है नैयर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, बड़े केस के बड़े फैसले का वक्त आ गया है और इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कुछ ही देर बाद सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में जेर समात रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला 21 जून को महफूज किया था। बड़े केस के फैसले के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास भी हो रहा है। और आपको बताएं कि ममनुआ फंडिंग की तकरीबन इस केस की 200 समातें हो चुकी हैं और इस वक्त तमाम सबकी जो नज़रें हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब लगी हुई हैं। हमारे नुमाइंदगान जो कि वहाँ पर मौजूद हैं और हमें लम्हा व लम्हा अपडेट कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन से तमाम मालूमात शेयर कर रहे हैं। नैयर अली से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। नैयर अली, ये भी बताइएगा कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, 3 सर्कल बनाए गए हैं, पुलिस, रेंजर्स और एफसी के जवान तैनात किए गए हैं और यही जराए कह रहे थे कि जो कैदियों की वैन्स हैं वो भी वहां पर पहुंचा दी गई हैं। क्या मजीद अपडेट्स हैं इस बारे में? ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में जेर समात रहा। हमारे नुमाइंदगान जो कि सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं और आज अहम दिन है इस केस की समात का, अहम फैसला आने वाला है, बड़े केस का फैसला आने वाला है। ये फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। बड़े केस के फैसले के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के कड़े पहरे हैं। पुलिस और एफसी के 1000 जवान हैं जो कि ड्यूटी पर मामूर हैं। सिक्योरिटी के 3 सर्कल बनाए गए हैं, पहले में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और तीसरे में एफसी के जवान तैनात किए गए हैं। रेड जोन की सिक्योरिटी को मजीद हाई अलर्ट कर दिया गया है। शाहराह दस्तूर की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। कैदियों के वैन भी शाहराह दस्तूर पर पहुंचा दी गई हैं। गैर मुतल्लिका अफराद और सियासी कारकुनान का रेड जोन में दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि मीडिया नुमाइंदों समेत रेड जोन जाने वालों को शनाख्त के बाद इजाजत मिलेगी।
पुलिस और एफसी के 1000 जवान ड्यूटी पर मामूर हैं। पीटीआई के मुनहरिफ बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में फॉरेन फंडिंग केस दायर किया था और इल्ज़ाम आयद किया था कि गैर कानूनी तरीके से तकरीबन $30 लाख दो ऑफशोर कंपनीज के जरिए इकट्ठे किए गए और ये रकम हुंडी के जरिए मशरिक़ वस्ता से पीटीआई मुलाजमीन के अकाउंट्स में भेजी गई। उनका ये इल्ज़ाम भी था कि सालाना ऑडिट रिपोर्ट में हकायक पोशीदा रखे गए हैं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स की जांच पड़ताल से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसकी वजह से इस केस की समाअत 1 साल तक ताखीर का शिकार रही। आपको अपडेट करें कि फरवरी 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार पर जायजा लेने के लिए केस को दोबारा इलेक्शन कमीशन भेजा। मार्च 2018 में पीटीआई के ममनुआ फंडिंग अकाउंट्स के मामलात को देखने के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई और गुज़िश्ता बरस 1 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस की जांच पड़ताल में राजदारी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर 4 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। अक्टूबर 2021 में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी के जरिए 10 अकाउंट्स के ऑडिट पर पीटीआई के एतराजात मुस्तरद कर दिए थे, जिस पर पीटीआई ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। नवंबर 2019 में फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला किया गया था। बाद नवंबर 2021 में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई के फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट जमा करवा दी थी। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 21 जून 2022 को ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज किया था और आज इस अहम फैसले का दिन आन पहुंचा है। महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। 10 बजे का वक्त दिया गया था और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान जो कि वहां पर मौजूद हैं हमें लम्हा बलम्हा अपडेट करें। ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में जेरे समात रहा। पीटीआई के मुनहरिफ बानी रुकन अकबर एस बाबर, जिन्होंने 2014 में फॉरेन फंडिंग केस दायर करते हुए ये इल्जाम आयद किया था कि गैर कानूनी तरीके से तकरीबन $30 लाख दो ऑफशोर कंपनीज के जरिए इकट्ठे किए गए और ये रकम हुंडी के जरिए मशरिक़ वस्ता से पीटीआई मुलाजमीन के अकाउंट्स में भेजी गई। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि सालाना ऑडिट रिपोर्ट में हकायक पोशीदा रखे गए हैं। अहम समाअत है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट जारी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को यह फैसला महफूज किया था। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 8 साल जेरे समाअत रहा। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर हकीम, बताइएगा, अहम फैसला है आज ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से अहम समाअत आज होने जा रही है। पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है या उसके हक में फैसला आता है? समाअत का वक्त 10 बजे दिया गया था। क्या मजीद अपडेट्स हैं? क्या जराए कह रहे हैं कब तक समाअत का आगाज होगा? देखिए शुमाइला, जो फैसला था उसके लिए बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज जो काज लिस्ट जारी की गई थी उसमें यह तहरीर किया गया था कि 10 बजे सुनाया जाएगा और उसी के पेश नज़र चीफ इलेक्शन कमिश्नर 10 बजे से कबल ही इलेक्शन कमीशन पहुंच गए थे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में एक आला सतही इजलास शुरू हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आमद के बाद इलेक्शन कमीशन का कोर्ट रूम जो था उसका दरवाज़ा खोल दिया गया है। अकबर एस बाबर जो इस केस में मुद्दई के तौर पर पेश होते रहे 8 साल तक, वो अपने वकला के हमरा यहाँ इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुके हैं, लेकिन ताहाल पीटीआई की जानिब से कोई भी सरकर्दा रहनुमा जो है वो इलेक्शन कमीशन में नहीं पहुंच सका। अहम बात यह है कि ये 8 साल तक ये केस इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत रहा, जिसका फैसला 21 जून को इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था और गुज़िश्ता शब इसका फैसला सुनाने के हवाले से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी काज लिस्ट जारी की थी। इस केस के हवाले से अहम बात यह भी है कि केस की 8 साल के तवील ज़ेर समाअत रहने के बाद पीटीआई ने इसमें 30 मरतबा इल्तवा की दरख्वास्तें दी, जबकि 6 मरतबा केस के नाकाबिल समाअत होने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था। स्क्रूटनी कमेटी के इस हवाले से 95 इजलास भी हुए और स्क्रूटनी कमेटी ने मुख्तलिफ 24 बार पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी से इल्तवा मांगा। अब से कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर जो इस केस के सुनने वाले मेंबरान थे उनके हमरा इसका फैसला सुनाएंगे, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर 3 लेयर्स की सिक्योरिटी किसी भी सियासी जमात के एहतियात के पेश नज़र जो है वो तैनात की गई है, जिसमें पहली रेस में पुलिस, दूसरी में रेंजर और तीसरी में एफसी को तैनात किया गया, जबकि रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते जो थे वो कंटेनर लगाकर अल सुबह जो है वो बंद कर दिए गए। सिर्फ मरगला रोड से एंट्री दी गई है रेड जोन जाने वाले अफराद को। गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट जो है वो सिर्फ मरगला रोड
سے کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر تعینات جو پولیس اہلکار اور ایف سی کے جوان ہیں وہ ریڈ زون جانے والی گاڑیوں میں موجود افراد سے ریڈ زون داخلے کے لیے معقول وجہ پوچھنے کے بعد اور اس کی تصدیق کرنے کے بعد انہیں داخلے کی اجازت دے رہے ہیں۔ سب سیکریٹریٹ ملازمین، سپریم کورٹ میں جانے والے سائلین، وکلا جو ہے وہ ریڈ زون داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح میڈیا کے نمائندوں کو بھی جانچ پڑتال کے بعد ریڈ زون میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ قیدی وین کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کے قریب پہنچائی گئی ہے۔ اسی طرح ریڈ زون کی آؤٹر کارڈن پہ ایف سی اور اسلام آباد پولیس تعینات کی گئی ہے، جس کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ لیڈیز پولیس اہلکار اور اسپیشل برانچ کے اہلکار بھی تعینات ہے، اور اعلیٰ پولیس حکام جو ہیں وہ ان تمام سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں کہ چونکہ فیصلہ آنے کے بعد کسی بھی جانب سے اگر کوئی احتجاج کیا جائے تو فوری طور پر امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر حکیم، مزید اپڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ 18 اپریل میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے سکروٹنی کمیٹی بنتی ہے، آج سے 4 سال قبل، لیکن پی ٹی آئی کی سکروٹنی کمیٹی اپنا کام بھی مکمل کر لیتی ہے، الیکشن کمیشن ہیئرنگ بھی کر لیتا ہے، فیصلہ بھی محفوظ کر لیتا ہے، اور آج فیصلہ بھی سنانے جا رہا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو کیس ہے وہ سکروٹنی کمیٹی مکمل ہی نہیں کر پاتی، اور نہ ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ الیکشن کمیشن کے سامنے آئی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں، اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کر دیں، پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ بڑا فیصلہ آج پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے، آج انتظار کی گھڑیاں ختم، بڑے کیس کے بڑے فیصلے کا وقت آ گیا اور الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ کل جاری کی تھی، ممنوعہ فنڈنگ کیس 8 سال تک الیکشن کمیشن میں زیر سماعت رہا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ لاڈلوں جیسا رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر ہم اپنے تحفظات کا اظہار پہلے کر چکے ہیں۔ 8 ایسے فیصلے الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کی جانب سے آ چکے ہیں، جو فیصلے بعد میں ہائی کورٹ سے جا کے رد ہوئے ہیں وہ سسٹین نہیں ہوئے، چاہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو، چاہے وہ پولنگ ایجنٹس والا فیصلہ ہو، چاہے وہ فیصل امین علی گنڈا پور کے بھائی کو بلدیاتی الیکشن لڑنے سے ڈسکوالیفائی کرنے کا فیصلہ ہو، وہ فیصلے سسٹین نہیں کیے۔ ای وی ایم کی مخالفتیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کی مخالفتیں، اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ سینٹ کے انتخابات کے اندر جو لوٹا کریسی پیسے کو روکنے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنے کے خلاف جو ہے وہ موقف ہے، وہ بڑی دیر سے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ سوالات اپنے اٹھا رہا ہے، اور واضح سطح کے اوپر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی فیصلہ آنا چاہیے، اور حالیہ دنوں میں فیصلہ محفوظ کر کے پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو ان کا آئینی حلف ہے، اس کی بھی خلاف ورزی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی قانونی ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ آپ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے وہ دائر کریں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کو ساتھ سنانا تھا، وہ انہوں نے نہیں سنایا، اس کے اوپر ہم اپنے پہلے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ابھی جب فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر مزید آپ سے بات کرتے ہیں۔ فیصلہ سنا فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ 3 رکنی کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ متفق کا فیصلہ یہ آج پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے 3 ممبر بینچ کا متفق کا فیصلہ، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں یہ فیصلہ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ممنوعہ فنڈز لیے گئے ہیں، فیصلے میں یہ کہا گیا ہے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فنڈنگ کی گئی ہے اور فنڈ لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا 3 رکنی یہ بینچ ممنوعہ فنڈز لیے گئے ہیں، فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اہم خبر، اہم بڑا فیصلہ جو کہ آج آ چکا ہے، پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا بڑا فیصلہ، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور 3
तीन रुकनी ये बेंच जिसका मुतफ़िका फैसला सामने आ गया, ममनुआ फंड्स लिए गए हैं, फैसले में ये बता दिया गया है। पीटीआई को ममनुआ फंडिंग मिली है, फैसला आ गया है और फैसले में ये बता दिया गया है कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की गई है। इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबर बेंच का मुतफ़िका फैसला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में फैसले में कहा गया है कि ममनुआ फंड्स लिए गए हैं। नैयर अली हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नैयर अली, फैसला आ गया है, बड़ा फैसला, और फैसले में बता दिया गया है कि पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की गई है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, 3 रुकनी कमीशन की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो है ये फैसला सुना दिया गया है और इस फैसले में वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि पीटीआई को ममनुआ फंडिंग मिली है और 3 रुकनी बेंच की जानिब से ये मुतफ़िका फैसला सामने आया है कि पीटीआई को अब्राज ग्रुप और ब्रिस्टल से जो जितनी भी फंडिंग यहाँ पर जो है वो मिली है वो तमाम फंडिंग जो है वो ममनुआ है। आरिफ नकवी की कंपनी से फंडिंग ली गई। फैसले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो पढ़कर सुनाया गया उसमें कहा गया है कि आरिफ नकवी की कंपनी से फंडिंग ली गई, वोटिंग क्रिकेट से हासिल फंड ममनुआ करार दे दिए गए हैं, जबकि अमेरिका और 34 शहरी और 351 फॉरेन कंपनियों से फंडिंग ममनुआ करार दे दी गई है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला अब अहम तरीन सुना दिया गया है कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है और चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने ये महफूज फैसला सुनाया है। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि पीटीआई ने 13 में से 8 अकाउंट्स की तस्दीक की थी और आरिफ नकवी की कंपनी से फंडिंग ली गई, जबकि वोटिंग क्रिकेट से हासिल फंड ममनुआ करार दे दिए गए हैं और अमेरिका और 34 शहरी और 351 फॉरेन कंपनियों से फंडिंग जो है वो भी ममनुआ करार दे दी गई है। ठीक है नैयर अली, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट कर दें। वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता दें कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की गई है, पीटीआई को अब्राज ग्रुप ब्रिस्टल से फंडिंग मिली, पीटीआई ने 16 अकाउंट्स छुपाए हैं। साथ ही फैसले में यह भी कहा गया है कि पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज किया गया, फैसला जो कि अब सुना दिया गया है और 3 रुकनी ये कमीशन था जिसने ये फैसला सुनाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ये फैसला सुनाया गया। पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की गई है, पीटीआई को अब्राज ग्रुप ब्रिस्टल से फंडिंग मिली है और पीटीआई ने 16 अकाउंट छुपाए, पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया, ममनुआ फंड्स लिए गए हैं। फैसले में ये बता दिया गया पीटीआई को ममनुआ फंडिंग मिली है और पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है, पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो चुका है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीटीआई के मुनहरिफ बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में फॉरेन फंडिंग केस दायर करते हुए इल्जाम आयद किया था कि गैर कानूनी तरीके से तकरीबन $30 लाख 2 ऑफशोर कंपनीज के जरिए इकट्ठे किए गए हैं और ये रकम हुंडी के जरिए मशरिक वस्ता से पीटीआई मुलाजमीन के अकाउंट्स में भेजी गई है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि सालाना ऑडिट रिपोर्ट में हकायक पोशीदा रखे गए हैं और इसी पर 8 साल तक ये केस चला और 21 जून को ये फैसला महफूज किया गया था जो कि अब सुना दिया गया है। पीटीआई को ममनुआ फंडिंग मिली है, फैसले में ये बता दिया गया है। नैयर अली हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह से ही हमें अपडेट करें, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नैयर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल शुमाइला, वो अहम तरीन फैसला जिसका सबको इंतजार था वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया गया है और ये महफूज फैसला जो कि 21 जून को महफूज किया गया था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़कर सुनाया है, जबकि 3 रुकनी कमीशन है जिसने ये फैसला जो है वो तहरीर किया है और इस बेंच में निसार दुरानी और शाह महमूद जतोई भी शामिल है। जब फैसला सुनाने का आगाज किया गया तो तिलावत कलाम पाक से आगाज हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की है, तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से फंड्स लिए हैं, जबकि पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से भी फंड्स लिए हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स को ऑन किया, जबकि तहरीक इंसाफ ने 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा है। तो जो तमाम ये जाहिर किए गए अकाउंट्स हैं उनको गैर मुल्की और ममनुई फंडिंग करार दे दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब मीडिया से टॉक करने के लिए पहुंचे हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है आपको वो भी सुनवाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताएं कि ये अहम तरीन फैसला जिसका सबको इंतजार था वो सुना दिया गया है। अब
और अब हम आपको सुनवाते हैं कि आरिफ फारूक हबीब जो हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में उनके साथ मलिका बुखारी भी मौजूद हैं। सारे गिर जाएंगे, हाथ में पकड़ लेंगे आरिफ को। फैसला सुना दिया गया, पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की गई है और पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। पीटीआई ने 13 अकाउंट छुपाए, पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। पीटीआई के 34 गैर मुल्कियों से फंडिंग ली और 3 रुकनी ये कमीशन था जिसने ये फैसला सुना दिया। पीटीआई ने आरिफ नकवी से फंडिंग ली, पीटीआई के 34 गैर मुल्कियों से फंडिंग ली है और पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को पिछले कई सालों से हम ये बात जो है वो सुनते आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो फॉरेन फंडिंग है और ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो जमात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। मैं समझता हूं कि इनके आज के फैसले के बाद जो बार बार हम बात कहते थे, हमारा ये मौकफ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुन रहा है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है, सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके जराए भी मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आया हुआ है। उसकी तफसीलात भी जो है इस शो काज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे। लेकिन आज पीडीएम के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहां लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं है, वो खूह खाते हैं, जहां पर उसामा बिन लादेन के पैसे भी आए हुए हैं, जहां जेयूआई को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन भी नहीं ले सका। और खास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जुमानी भी करें। अब जहां तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफुजात का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलो जैसा सलूक किया गया है। सिर्फ पीटीआई को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ पीटीआई का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यह सवाल पूछता हूं कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहां पर है। उनका फैसला भी आना चाहिए। को 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूं कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफुजात है वो उसी तरह बरकरार है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौकफ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे कि वो इलेक्शन कमीशन का एक मिनट मुकम्मल करने हम
एक मिनट, इधर ही है, एक मिनट, कोई बात नहीं, आप इसी तरह डिप्रेशन में उन थोड़ी देर इसी तरह आप हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं आप। बात ये है, मामला देते हैं जी आपके सवाल का भी जवाब देके जाएंगे। जो मौक़िफ़ हम ये कहते रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के प्रीव्यू में नहीं है, फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना, वो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ है। और मैं उस मीडिया ग्रुप को भी कहता हूं कि अब तो कौम को जो है वो सच बताएं, हकाइक बताएं। आपके लिए जो है वो काफी डिप्रेशन का दिन है। जी मलिका बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारी ख्वाहिशात हैं बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स की और पीडीएम की 11 जमातों के रहनुमाओं की जो आज दम तोड़ गई है। हमने तो पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जिसने बैरूने मुल्क से फंडिंग ली है, लेकिन एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरूने मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शंस एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फरूख हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे की जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है? बाकी पीडीएम के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके जराए क्या है। JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीजें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आईन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आईन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी की तरीके से बर्ताव होना चाहिए, तो अब नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फरूख हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अजहर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा। और बड़ी पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। पीटीआई के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज पाकिस्तानीज की थी। मैं आपको बताऊं नटशेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सबने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो पीटीआई या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और
हमारे एक दो दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौका पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहां से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे, ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो। जी सवाल एक ही है, हाँ। मिस डेक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन ने की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डेक्लेरेशन की है। मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं, हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये जरा थोड़ा इसमें ये आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। ये बताइएगा कि कहा गया कि ऑर्डर की जो कॉपी है ये वफाकी हुकूमत को भी जी, आप खुद भी कानून ये किस मकसद से वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है, कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। खतरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दें। ये खतरा PMLN और पीपल्स पार्टी को है, जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते, बाकी उन्होंने क्या सियासत करनी है। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं। नवाज है वो कहती है कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी कि जब यूसुफ जानी साहब का मामला हुआ तो अवाम की अदालत में जाएंगे। आज PTI भी वही बात कर रही है, तो PTI में तो फर्क होना चाहिए था, तो फैसले को तस्लीम करेंगे, ये जो रेमेडी है वो चलेंगे। हाँ यही किया, यही कहा आप, मेरा ख्याल आई लेट है, आपने सुना नहीं जी। नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फर्क है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो पार्टी को फंड कर रही हों। जैसे कि अभी फारूक ने और मलिका ने कहा कि आप जरा JUI की फंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कज़ाफी थे वो तशरीफ लाए थे यहाँ पे, तो कैसे आए थे और वो क्या करने आए थे। तो जरा फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जब आप निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या हो। और एक और ब्रादर मुल्क की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर नवाज शरीफ कंपेन करते रहे। आपने सवाल पूछा है भाई, आरिफ नकवी ने ऐसा मैच कराया था जिसमें पिशावर को गालियां दी गई, फैसलाबाद को गालियां दी गई, अच्छा। वही फंडिंग तहरीक इंसाफ ने इनको दी गई। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? अखलाक पहली बात तो यह है कि ये जो मैच की तो फंडिंग ही नहीं थी, ना ही वो फंडिंग यहाँ पे आई, वो डिनर की फंडिंग थी। डिनर का कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा कि आपको गालियां दी गई, गालियां देकर थोड़ा फंडिंग दी गई। कानूनी नुक्ता जो आपने पहले मैंने सवाल किया था उसको थोड़ी सी आपने कहा कि जो ऑडिट करके एक दस्तावेज खान साहब को दी गई उसमें अगर कुछ तफसीलात होंगी तो ज़ाहिर उन्होंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन साइन तो उन्होंने किए ना। नहीं, पूरे जिम्मेदार तो होंगे। देखिए कानून के फंड्स आते हैं, पहले डिक्लेरेशन आती है, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई इलेक्शन कमीशन में, आरिफ नकवी साहब ने फॉर एग्जांपल फंड किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी अपना एफिडेविट दिया, उन्होंने ब्रिटिश लॉ में भी अपना एफिडेविट दिया कि ये कानून के मुताबिक है। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर आपका जो अकाउंटेंट है वो सारे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो चेयरमैन को रिपोर्ट देता है कि जी ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो आप बिलीविंग ऑन दिस प्रोसेस आप साइन करते हैं। देखिए बात ये जो मिस डिक्लेरेशन की बात हो रही बार बार, मिस डिक्लेरेशन उस सूरत के अंदर है कि अगर कोई पैसा हमें वसूल हुआ और हमने अपने बैंक अकाउंट्स में जमा ना करवाया, वो जमा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 है, वो ये डिमांड करती है कि आपने अपनी आमदन, अखराजात, असासे और जो वाजिबात हैं उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवानी है। वो ऑडिटेड रिपोर्ट उसी कानून के मुताबिक जो है वो खान साहब ने सर्टिफाई करके जमा करवाई है।
یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے جس طرح نواز شریف کے اکاؤنٹ میں مس ڈیکلریشن تھی، یا عمران خان کے کسی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی مس ڈیکلریشن نہیں ہے. اس کو قانون کی نظر میں اس تناظر سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا جس طریقے کا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ سن لیں یہ جو فیصلہ ہے جو مس ڈیکلریشن والا بھی ہے، اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور جو پیسہ عارف نقوی کی طرف سے آیا ہے وہ پاکستانیوں نے دیا ہے، ان پاکستانیوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے، عارف نقوی کا ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو 16 اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے، ان 16 اکاؤنٹس میں کوئی پی ٹی آئی لاہور کا اکاؤنٹ ہے، کوئی پی ٹی آئی بلوچستان کا اکاؤنٹ ہے، جن میں کوئی بڑی ٹرانزیکشنز بھی نہیں ہوئی. تو لہذا یہ ایک کھوکھلا فیصلہ ہے. بتاتا ہوں. ممنوعہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل فورن پاکستانیوں سے لیے ہیں 16 اکاؤنٹس جو ہیں جو ڈکلریشن میں جو کیا، جیسے ابھی سردار صاحب نے کہا ہے آپ دستخط کرتے ہیں بیسٹ آف یور نالج اینڈ بلیف. وہ جب نالج اینڈ بلیف آ گیا تو آپ نے کر دیے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ سب لوگ جو پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیوقوف نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جس نے انلیگل فنڈنگ کرنی ہے وہ بینک کے تھرو نہیں کرتا. فار ایگزامپل اسامہ بن لادن نے جو پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی. فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں تھا. نوٹس جاری کیا گیا ہے، نوٹس کا جواب بھرپور طریقے سے دیں گے، شو کاز نوٹس کا جواب دیں گے. پی ٹی ایم کو شرمسار ہونا چاہیے. ہم نے تحفظات کا اظہار کیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے حوالے سے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ملکہ بخاری پی ٹی آئی رہنما اور فواد چودھری نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. نیر علی ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی نیر علی. جی بالکل، اس وقت بھی فاروق حبیب اور محمد خادری جو ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آج اہم ترین جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ الیکشن کمیشن کا 8 سال سے ایک کیس ہوتے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جاری تھا. آج اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس کے فیصلے میں فیصلہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی صدرائی میں 3 رکنی کمیشن میں پڑھ کر سنایا ہے. اور چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جب یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ 3 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے. اور پی ٹی آئی نے امریکہ سے ایل ایل سی سے فنڈنگ لی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے فیصلے کے متن میں کہ کمیشن مطمئن ہو گیا کہ مختلف کمپنیوں سے فنڈنگ لی گئی، ممنوعہ فنڈنگ لی گئی ہے. پی ٹی آئی نے شروع میں 8 اکاؤنٹ کی تصدیق کی جبکہ تحریک انصاف نے عارف نقوی سے فنڈ بھی لیے. پی ٹی آئی میں 34 غیر ملکیوں سے انڈیویجول سے فنڈ ملے ہیں. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے 8 اکاؤنٹ کو اون. ٹھیک ہے نیر علی، آپ سے بھی بات کریں گے. ناظرین، سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. بڑا فیصلہ آ گیا اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے سینیریو کو؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے کیا مستقبل ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ فیصلہ جو آئے گا آتے ہی اینڈ آف گیم ہو جائے گی، کھیل ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کھیل شروع ہوا ہے. اب وہ اس فیصلے کے نتیجے کے طور پر انہیں شوکات بھی دیا جائے گا. اس فیصلے کے نتیجے کے طور پر عمران خان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اس فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں وہ بھی جائیں گے، یہ بھی جائیں گے. تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس ابھی کھلے گا. پی ٹی آئی کو ایک تھوڑا سا ریلیف مل گیا اس لحاظ سے کہ فوری طور پر یہ نہیں ہوا کہ جیسے تاثر دیا جاتا تھا کہ اتنا فساد کا خطرہ جو تھا وہ ٹل گیا ہے. رات سے جو تجزیہ نگار بھی گفتگو کر رہے تھے اور جو خاص طور پر ماہرین بات کر رہے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کو ڈسکلوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی صورتحال پیدا نہیں کی جا رہی کہ فیصلہ آتے ہی کہ فساد کھڑا ہو جائے. دوسری طرف اگر فیصلہ ڈیلے کیا جاتا تو الیکشن کمیشن کے خلاف ان کی کارروائی اور بڑھتی. وہ بھی آ گیا ہے، لیکن وہ سارے الزامات جو لگائے گئے تھے پی ٹی آئی پر یا عمران خان پہ وہ زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے جو دستاویز فیصلے کی صورت میں تیار کی ہوگی وہ مستقبل میں اپنا کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے سجاد میر صاحب، پی ٹی آئی چیئرمین کا سرٹیفکیٹ غلط تھا، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اس کے نتیجے کے طور پر 63 کے تحت ان پر کارروائی ہو سکتی ہے. عمران کے خاص جو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا وہ ساتھ کو امید نہیں رہے، لیکن یہ بات بہت دور تک جائے گی.
और सुप्रीम कोर्ट से क्या इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का कोई फैसला कर सके। माजी में तो कोई फैसला जो है पीटीआई से वफादात के खिलाफ नहीं आता रहा। मौजूदा सूरत हाल में क्या किसी की जरूरत हो सकती है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़ाहिर है कि सुप्रीम को तमाम इख्तियार हासिल हैं और ये मामला लटकने वाला है। लेकिन अच्छा हुआ इसका फैसला हो गया, जो भी हुआ फैसला हो गया, फैसला होना ही बेहतर बात है। उसके आगे का प्रोसेस शुरू हुआ। मैंने कहा कि दिस एंड ऑफ गेम, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द गेम। इससे एक नए खेल का आगाज होता है। वो खेल क्या किस तरफ जाता है, कैसे जाता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है सिजाद मीर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार गरीदा फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या तज्जिया वो देंगी। बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी, बड़ी गहरी नजर रहती है आपकी भी इन तमाम उमूर पर। ये बताइएगा कि फैसला आ गया पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से और पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई, फैसले में ये कह दिया गया। अब आप क्या सिनेरियो देख रही हैं, क्या होने जा रहा है? हुकूमती हवाले से भी जरूर बताइएगा कि उनका रवैया क्या होगा, क्या हिकमत अमली होने जा रही है। देखिए दो तीन चीजें, फैसला आया है और उस फैसले को कहा जा रहा है कि ये ममनुआ फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग का मसला नहीं है। लेकिन मेरे पास इस वक्त फैसला आ चुका है, 68 पेजेस से मुश्तमिल है और इसके जो आखिरी 3-4 पेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि पाकिस्तान के इंसाफ को फॉरेन फंडिंग हुई है बाहर से ऐसे नेशनल्स ने जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं हैं, जो कि फॉरेन नेशनल्स हैं। उसकी तफसीलात आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको फैसला खोल कर सुना देंगी कि ये सिर्फ ममनुआ फंडिंग नहीं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई है। और पेज नंबर 64 है इस फैसले का, जहां पर एक क्वेश्चन जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन लिखता है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, अभी मैं सुन रही थी फवाद चौधरी को, वो कहते कि फॉरेन फंडिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको कोई गैर मुल्की हुकूमत फंड कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ लिया जाए तो उसमें वाज़ेह हो जाता है कि सिर्फ फॉरेन फंडिंग वो नहीं है जो कि बराह रास्त किसी गैर मुल्की हुकूमत से हो सकता है कि जो गैर मुल्की हुकूमतें हैं वो कुछ अफराद के जरिए या कुछ कंपनीज के जरिए या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फॉरेन फंडिंग करती हों। तो ये चीज इस फैसले में वाज़ेह हो चुकी है और फैसले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ना सिर्फ ममनुआ फंडिंग बल्कि फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई है। अभी तो बिल्कुल इनिशियल है ना, लोगों ने फैसला पढ़ा नहीं, मैं तो आपको फैसला पढ़ के सुना रही हूँ और पढ़ के आपको बता रही हूँ कि उसमें कहाँ। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो चंद अकाउंट्स की तफसीलात भी मेंशन कर दी हैं कि कहाँ से फॉरेन फंडिंग हुई जो कि प्रोहिबिटेड भी है और बाहर के गैर मुल्कियों से भी है, जिसकी वजाहत करते हुए इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि लाजमी नहीं है कि कोई गैर मुल्की हुकूमत बराह रास्त फंडिंग करे, वो इनडायरेक्टली भी फंडिंग कर सकती है जो कि फॉरेन फंडिंग के ही जुमरे में शामिल किया जाएगा। सो उन अकाउंट्स की तफसीलात और वहां से कितने कितने पैसे आए हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ने बयान में मेंशन कर दिए हैं फैसले के अंदर। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है कम से कम मेरी नजर में इस वक्त तक जितना मैंने पढ़ा है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है कि वो किसी जमात को बैन कर दे या किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको किसी कानूनी माहिर से भी इस पर कोई पेपर लेना चाहिए, कोई राय उनकी लेनी चाहिए कि अब ये चीजें जाती हैं हुकूमत के पास, हुकूमत इस पे एक रेफरेंस बना के जो है फिर वो आगे भेजती है किसी भी पार्टी को बैन करने के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट मैंडेट नहीं है, ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ये उसका मैंडेट होता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पार्टी के सरबराह यानी कि इमरान खान की डिक्लेरेशन के हवाले से बात की गई है कि उनके जो डिक्लेरेशन हैं वो झूठे हैं 2008 से लेके 2013 तक। तो ये बहुत बड़ी एक आप ये कहें कि बहुत बड़ी एक चार्जशीट है इमरान खान पे कि जो बयान हल्फी वो जमा करवा रहे थे, जिनके बुनियाद पर इस केस को लड़ा जा रहा था कि जी पीटीआई के सरबराह खुद बता रहे हैं कि कोई ममनुआ फंडिंग नहीं, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो सारे झूठे हैं। अब इसको देखें कानूनी एतबार से भी इसके रिपरकशंस हैं और इसके सियासी रिपरकशंस भी हैं। सियासी रिपरकशंस से बात कर लेते हैं, वो ये है कि अब जाहिर है इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से और जस्टिस साकिब निसार की अदालत से एक सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जो बयान हल्फी डिक्लेरेशन झूठा है, तो इसको सियासी तौर पे तो जो सियासी हरीफ है इमरान खान के वो सब प्ले अप करेंगे, खास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी।
اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہ سٹیٹمنٹس دینا بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جی صادق اور امین ایک سرٹیفائڈ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، سیاسی اعتبار سے وہ بیانیاں بنا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے قانونی اعتبار تو شاید اتنی زیادہ مشکلات امیڈیٹلی نہ ہوں، لیکن سیاسی اعتبار سے اور پرسپشن کے اعتبار سے اور بیانیے کے اعتبار سے مشکلات ہو سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی حریف اس سارے بیانیے کو ایک جارحانہ انداز میں لے کے چلیں. اگر وہ اس کو بڑے لوز انداز میں لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے سامنے تو کسی کی طاقت نہیں ٹھہرتی، وہ تو بیانیے کے بادشاہ ہیں عمران خان صاحب. تو لیکن اگر اس کو اچھا پلے اپ کر لیا سیاسی حریفوں نے، خاص طور پہ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، تو پھر عمران خان کے لیے سیاسی مشکل ہو سکتی ہے اور قانونی مشکل بھی، کیونکہ فورن فنڈنگ بھی ثابت ہو گئی، ممنوعہ فنڈنگ بھی ثابت ہو گئی، ڈیٹیلز بھی آ گئی. عمران خان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے لکھ کے دے دیا کہ ان کا بیان حلفی جھوٹا ہے. بیان حلفی اگر جھوٹا ہو تو اس پہ آرٹیکل 62 63 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ ساری جو بال گیم ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے.